आज हम प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत पढ़ेंगे। रूसो ने कहा है कि प्लेटो की रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया सर्वकाल का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की जो रूपरेखा प्रस्तुत की है, उसके अंदर न्याय की स्थापना के दो तरीके बताए हैं। एक है शिक्षा और दूसरा है साम्यवाद। शिक्षा व्यवस्था प्रशिक्षित करती है और उसका मूल उद्देश्य एक दार्शनिक शासक वर्ग को तैयार करना है। लेकिन यहाँ शिक्षा के ऊपर प्लेटो ने इसका पूरा दार्शनिक विश्लेषण किया है, जो आज की हमारी शिक्षा व्यवस्था की बहुत सी विसंगतियों का बहुत ही उत्तर प्रस्तुत करता है, जो कि आज भी प्रासंगिकता रखता है। प्लेटो ने शिक्षा को मानसिक व्याधि का मानसिक उपचार बताया। हमारी जितनी भी मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती हैं, उन सब का उत्तर शिक्षा व्यवस्था में है। इसके साथ ही शिक्षा परिपोषण का कार्य करती है। परिपोषण का कार्य यानी शिक्षक व्यक्ति को कुछ देता नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो भी गुण विद्यमान है, उन गुणों का शिक्षक विकास करता है। ठीक उसी तरह से जैसे कोई माली होता है और वो ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है जिससे कि बीज में जो ताकत छुपी है उससे वो वृक्ष बन सके। तो प्लेटो ही मानता है कि आत्मा में शक्ति विद्यमान होती है और उन गुणों को विकसित करने का कार्य शिक्षक के द्वारा किया जाता है। ये तो इसका एक दार्शनिक आधार हुआ। प्लेटो ने शिक्षा की एक बहुत ही शानदार योजना प्रस्तुत की है और इस योजना में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों का बहुत ही सुंदर विश्लेषण किया है। आज यदि हम देखें तो हमारी प्राथमिक शिक्षा के अंदर हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो किताबों के बोझ से दबे रहते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था में नहीं मिलती। प्लेटो ने उम्र के हिसाब से व्यक्ति को शिक्षा दी है। बच्चा जब छोटा होता है तो 6 से 18 वर्ष तक, और यानी कि हम कहें कि 6 से 20 वर्ष तक का उनका पहला प्राथमिक चरण रहता है। उसके अंदर भी उन्होंने डिवीज़न किया है और इस डिवीज़न में जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्होंने उनको 2 विषय पढ़ने के लिए कहा है और वो जो 2 विषय पढ़ाए जाते हैं वो है संगीत और व्यायाम। संगीत और व्यायाम की ये शिक्षा बच्चे को दी जाती है और संगीत के अंदर सभी प्रकार की ललित कलाएं शामिल हैं। सभी प्रकार के उसके अंदर जो भी आर्ट होती है संगीत के अलावा, जैसे कि उसमें मूर्ति की कला है, चित्रकला है, और ये सब कलाएं उसके अंदर शामिल हैं। और संगीत स्वयं एक कला है और प्लेटो ने लय, ताल और उसका ये कहना है कि जब जब लय बदलती है, ताल बदलती है, तो राज्य के सुर भी बदलने लगते हैं। तो इनमें इतनी ताकत होती है कि वो व्यक्ति की मनस्थिति को संयमित कर सकता है, उसको शांत बना सकता है और उसमें ऐसे गुणों का विकास कर सकता है जिससे कि विवेक विकसित हो सकता है, जिससे कि शासन व्यवस्थाएं अच्छी चलें। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात प्लेटो के एजुकेशन सिस्टम में हमको देखने को मिलती है। और साथ में एक और विषय उन्होंने लिया है व्यायाम। ये व्यायाम जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर पूरा आहार शास्त्र शामिल है कि हमें क्या खाना चाहिए कब, और पूरा चिकित्सा शास्त्र शामिल है। इस छोटे से शब्द में जो उन्होंने जिन विषयों का चयन किया है शिक्षा देने के लिए, तो आहार शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र ये दोनों इसमें शामिल हैं। और कहते भी हैं स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन निवास करता है। तो तन और मन, इन दोनों को स्वस्थ बनाने के लिए और इन दोनों का पोषण करने के लिए, इन दोनों का समुचित विकास करने के लिए प्लेटो ने 6 से 18 वर्ष तक का ये जो पाठ्यक्रम रखा है, ये मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी सही बैठता है, क्योंकि बचपन में मनुष्य का मन बहुत कोमल होता है, बच्चे का मन, तो उसके लिए उसके अनुरूप उसको विकसित करने के लिए
संगीत और व्यायाम, ये दो विषय रखे हैं जिससे मन की स्फूर्ति भी बनी रहे और तन की स्फूर्ति भी बनी रहे। अब यहाँ पे 18 से 20 साल 2 वर्ष का उन्होंने सैनिक प्रशिक्षण रखा है और प्लेटो हर पड़ाव पर एक परीक्षा का आयोजन करता है जिसमें जो सफल हो जाता है वही आगे अध्ययन कर सकता है। तो 20 वर्ष के बाद सैनिक प्रशिक्षण के बाद जो उसमें सफल हो जाते हैं तो उसकी आगे की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था फिर शासक वर्ग के लिए है और 20 से 35 वर्ष तक मतलब जो आगे तक का जो उसका प्रशिक्षण रहता है उसके अंतर्गत प्लेटो ने 20 से 30 वर्ष तक की एजुकेशन सिस्टम के अंदर उन्होंने 2-3 महत्वपूर्ण विषय रखे हैं और वहाँ विषय जो आते हैं वो आता है गणित और विज्ञान। गणित और विज्ञान ये पढ़ाने का कार्य प्लेटो ने उस उम्र में रखा जब व्यक्ति पूरी तरीके से उसकी बौद्धिक क्षमताएं विकसित होने लगती हैं। तो गणित के अंदर भी प्लेटो का विशेष रुझान रहा है और प्लेटो ने एक शिक्षण संस्था की स्थापना की थी, एकेडमी की, और एकेडमी के बाहर प्लेटो ने लिखा था कि जिसको गणित का ज्ञान ना हो वो इसमें प्रवेश ना करे। गणित में सभी अंक गणित, ज्योमिति, ये सभी प्लेटो ने इनको पढ़ने पर जोर दिया है क्योंकि इससे हमारी जो सामान्य हमारी आवश्यकताएं हैं वो तो पूरी होती ही हैं, संख्या का ज्ञान, और उससे हम बहुत सारे कार्य करते हैं, लेकिन इसका एक दार्शनिक महत्व भी है। प्लेटो एक महान विचारक है जिसने गणित विषय के दार्शनिक महत्व को बताया है। ये हमें यहाँ तक कि प्लेटो कहते हैं कि सत्य तक पहुँचने का रास्ता भी यहाँ से मिलता है क्योंकि जो सूत्र होते हैं वो हमारा समाधान करते हैं और ऐसे ही ज़िंदगी के भी कुछ सूत्र होते हैं, यदि हम उनको सही तरीके से अपना लें तो हमारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। विज्ञान को प्लेटो ने स्थान दिया है अपने एजुकेशन सिस्टम में और जब 30 वर्ष के बाद की आगे की शिक्षा की बात करते हैं तो यहाँ पे ये दार्शनिक वर्ग के लिए है, ये शिक्षा दार्शनिक शासक तैयार करने के लिए है ये पूरा। और 30 से 35 वर्ष तक प्लेटो ने तर्कशास्त्र की शिक्षा दी है, द्वंद्वात्मकता की शिक्षा दी है। ऐसे विषय पढ़ाए जाएंगे जो वैचारिक मतभेद रखते हैं और जिनमें काफ़ी ज़्यादा विसंगतियाँ होती हैं, जैसे राजशास्त्र है, मनोविज्ञान है, तर्कशास्त्र है और साथ में द्वंद्वात्मकता की शिक्षा है। तो ये दर्शन शास्त्र है। ये सब विषय जो हैं वो 30 से 35 वर्ष तक की उम्र में पढ़ाए जाएंगे। ये शिक्षा का एक सैद्धांतिक पाठ्यक्रम है। इसके बाद शिक्षा का एक व्यावहारिक रूप भी प्लेटो ने रखा है जिसमें 35 से 50 वर्ष तक के लिए जो दार्शनिक शासक तैयार किए जाने हैं उनको व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो यहाँ एक लंबी व्यवस्था प्लेटो ने दी है शिक्षा को लेकर के और इसके अंतर्गत यहाँ ये ध्यान रखना होगा कि प्लेटो ने सभी को सभी प्रकार की शिक्षा नहीं दी है। जो उसके पात्र हैं, जो उसको धारण करने की पात्रता रखते हैं, केवल उन्हीं को वो शिक्षा दी। उच्च शिक्षा के द्वार प्लेटो के सिस्टम में सबके लिए खुले हुए नहीं है क्योंकि प्लेटो ये मानता है कि यदि उसमें उस चीज़ को ग्रहण करने की ताकत ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है, तो फिर वो उस शिक्षा का बहुत अधिक उपयोग नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे ये विशेष बात हमें ध्यान में रखनी है। एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि प्लेटो ने उत्पादक वर्ग को शिक्षा नहीं दी है क्योंकि उत्पादक वर्ग के लिए प्लेटो ने माना कि उनको तकनीकी शिक्षा देनी होगी और प्लेटो के शिक्षा व्यवस्था में तकनीकी शिक्षा का कोई स्थान नहीं है, जिसको आज हम स्किल डेवलपमेंट के नाम पर जो हम तकनीकी शिक्षा की बात करते हैं, प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था में इस तरीके की तकनीकी शिक्षा को शिक्षा नहीं माना गया है। शिक्षा उनके लिए वही है जो हमारे आत्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक गुणों का
विकास करती है। तो ये भी एक प्लेटो की शिक्षा दर्शन की एक महत्वपूर्ण बात निकल कर के सामने आती है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से है, जैसा कि कहा गया उम्र के हिसाब से है, बहुत ज़्यादा बोझिल नहीं बनाया गया है और ये कोशिश की गई है कि व्यक्ति का तन मन और उसके अंदर जो भी गुण है वो विकसित हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करते हैं कि इतनी सुंदर व्यवस्था प्लेटो ने दी है और अगर हम आज की समस्याओं को देखें तो उनका बहुत सा समाधान उसमें मिलेगा हमें। और यदि प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो बहुत ही अच्छे सुझाव यहाँ से हमको मिलते हैं। लेकिन प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की कई आधारों पर आलोचना भी होती है और आलोचना में सबसे महत्वपूर्ण आलोचना ये है कि बहुत से वर्गों, एक वर्ग है विशेष उत्पादक वर्ग, उसको शिक्षा से वंचित किया है। और प्लेटो ने जो शिक्षा का पाठ्यक्रम है बहुत लंबा रखा है। अब 50 वर्ष तक किसी को यदि अध्यापन कराया जाए तो फिर वो स्वयं के निर्णय कब ले पाएगा, इस बारे में कैसे वो समर्थ हो पाएगा अपने निर्णय लेने में। तो यहाँ पे एक दुविधा पैदा होती है। लेकिन प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की सबसे कई बहुत बेहतरीन बातें जो हैं वो इन अवगुणों को कम कर देती हैं। और वो बेहतरीन बातों में एक महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी बात यह है कि प्लेटो ने शिक्षा की व्यवस्था स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान की है। महिलाओं को भी प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था में पूरी तरीके से इस एजुकेशन को हासिल करने का हक दिया गया है। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था पर का जो ये पूरा ढांचा है या रूपरेखा है वो राज्य नियंत्रित है। राज्य ही ये पूरी व्यवस्था करता है और प्राइवेटाइजेशन का या जिसको हम कहते हैं निजी शिक्षण संस्थाओं का, इस तरीके का कोई बात प्लेटो ने नहीं की है। तो ये राज्य नियंत्रित शिक्षा है, राज्य सबको शिक्षा देगा और वो एक पूरी व्यवस्था कायम करेगा। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो इस प्लेटो की इस चीज़ को भी लेकर कई लोगों ने क्रिटिसिज्म किया है, कई विचारकों ने, कि ये फासीवादी विचारधारा का एक सूत्र यहाँ पे हमको मिलता है कि सब कुछ राज्य के नियंत्रण में है और व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास की बात तो प्लेटो करते हैं, लेकिन यहाँ उनका जो मूल उद्देश्य है वो आदर्श राज्य के लिए एक दार्शनिक शासक तैयार करना, ये शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो ये प्लेटो के उद्देश्य भी जो हैं रिपब्लिक में शिक्षा को लेकर लिखे गए हैं और ये सब बातें हमें देखने को मिलती हैं। न्याय को तभी लागू किया जा सकता है जब व्यक्ति में आत्म संयम, सहनशीलता, इस प्रकार के गुण हों, क्योंकि ऐसे गुण जिस व्यक्ति में होंगे वही अपने कर्तव्यों को अपनी निष्ठापूर्वक तरीके से कर सकता है। तो शिक्षा एक प्रशिक्षण देती है, एक व्यक्ति को तैयार करती है और ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जिस पर प्लेटो ने इतना फोकस किया है। और इसीलिए महान दार्शनिक विचारक रूसो ने भी कहा कि शिक्षा, उसको हम फिर से दोहराएंगे कि प्लेटो की रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया सर्वकाल का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। तो रिपब्लिक के अंदर शिक्षा की जो इतनी सुंदर व्यवस्था की गई है उसको हमें आज थोड़ा मंथन करना होगा और उसको अध्ययन करके कुछ ऐसे महत्वपूर्ण हम सूत्र निकाल सकते हैं जहाँ से कि हम अपनी दिशा को, अपनी जो पीढ़ी है उसको एक दिशा दे सकते हैं। प्लेटो ने एक बहुत ही अच्छी बात रिपब्लिक में कही है कि जैसे कोई रंगरेज होता है, वो कपड़े को रंगता है तो सबसे पहले उस पर सफ़ेद कलर, वाइट कलर होता है, फिर उसके ऊपर दूसरा कलर, ब्लू कलर, या इस तरीके से करते, तब वो कोई दूसरा रंग उस पर चढ़ाता है, जिससे कि जो उसका बेस है, जो उसका आधार है, वो कमज़ोर ना हो। अगर उस पर जो शुरुआती रंग चढ़ा है वही यदि सही नहीं होगा तो फिर उसके बाद जो रंग उस पर चढ़ेंगे वो बहुत ही कच्चे होंगे। तो इस तरीके से शुरुआती शिक्षा का भी बहुत महत्व है, प्राथमिक शिक्षा का। और उच्च शिक्षा भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसके द्वारा ही हम एक ऐसे वर्ग को तैयार कर पाएंगे जो विवेकपूर्ण होगा, ज्ञानवान होगा, और उस विवेक और ज्ञान का शासन जब होगा
तो न्याय की स्थापना होगी और एक ऐसा राज्य स्थापित होगा जो कि आदर्श राज्य होगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था का उसका मूलभूत उद्देश्य और स्वरूप जानना है, और आज की हमारी शिक्षा व्यवस्था में हम यदि कुछ मूलभूत परिवर्तन कर सकें तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी।